वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम क्लास 10th मैथ जो कि 2024 एग्ज़ाम के लिए आने वाला है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट दोनों ही प्रश्न हम बताने वाले हैं। चलिए आप आइए देखिए कि कैसा प्रश्न आएगा और कैसा रहेगा, जो कि 100% आने की गारंटी है। इसमें से क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है एनुअल मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि कंपल्सरी सब्जेक्ट है। 3 घंटा 15 मिनट का आप लोग का एग्जाम होता है। कुल प्रश्न होता है 100 + 38 + 8 यानी 138 होता है टोटल नंबर, यानी सब्जेक्ट और विषय कोड यहाँ पे लिखा है जो जिसको आपको लिखना पड़ता है वहाँ पे। और पूर्णांक यानी 100 मार्क्स से आपको एग्जाम होगा। चलिए हम देरी ना करके क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे आप लोग को निर्देश दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि एग्जाम में कैसे आता है। अपने शब्दों में उत्तर दे, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ से 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम आपको पढ़ने के लिए ही मिलता है। आप लोग को यह सब इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। चलिए तो यहाँ पे सब इंस्ट्रक्शन ख़त्म होते हुए यहाँ पे प्रश्न दिया 1 से 100 के प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, जिनमें एक सही है और 50 प्रश्न के उत्तर, और केवल 50 ही प्रश्न आपको 100 में से देना है और शीट में चिन्हित करना है। यानी 100 में से केवल 50 ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना है। चलिए तो 50 नंबर का यानी 50 शून्य यानी 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है। तो आइए यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से छोटी संयुक्त संख्या है। तो ये आप लोग जानते हैं छोटी संयुक्त संख्या है होता है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होता है, क्योंकि इसका गुणनखंड अभाज्य जो गुणनखंडन आप निकालिएगा तो 2 से ज़्यादा आएगा और सबका नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी संयुक्त संख्या यानी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी में 4 नंबर हो जाएगा सबसे छोटी संयुक्त संख्या। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं हम, पाई एक क्या है। तो सभी बच्चे जानते हैं पाई एक क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, यानी ऑप्शन में है पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी पाई इज एन इरेशनल नंबर। अगला प्रश्न देखिए, हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर में, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यानी निम्नलिखित में कौन सा आपका अपरिमेय संख्या है। तो आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 4 ऑप्शन दिया गया है। यानी ए में दिया है 3/√12, यानी इसको आप कटाइएगा तो 1/4 आएगा रूट में, तो यानी परिमेय है। √2/10 इसको कटेगा तो √1/5 आएगा, यानी इरेशनल नंबर है। तो आपको सीधे दिख रहा है बी में क्या होगा इरेशनल नंबर। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो रूट आएगा 1/5, यानी जो कि इरेशनल नंबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दो संख्याओं के लसाअ तथा मसाअ बराबर होते संख्या क्या होगी। जब लसाअ तथा मसाअ क्या होंगे बराबर होंगे तो संख्याएं क्या होती है बराबर होती है, हमेशा क्या होती हैं बराबर होती है, यानी ऑप्शन बी में हो जाएगा बराबर। अगला प्रश्न है 0.29 के ऊपर बार है, तो आप जानते हैं जो 29 हो जाएगा और नीचे 99 हो जाएगा, यानी 29/99, ऑप्शन डी हो गया आंसर। 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो आप लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो आप इसको cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर 60 कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए एक, यानी cos 60 का मान क्या होता है, आपको cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 आना चाहिए। तो 1/4 ऑप्शन सी में है, इसमें है सी में, तो ऑप्शन हो गया सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आप लोग जानते हैं दशमलव प्रसार शांत होने के लिए जो हर का होता है 2n × 5m का रूप होना चाहिए। तो नीचे देखिए तो आप है शांत के लिए, तो 40 को आप तोड़िएगा तो 2n और 5m के रूप में आएगा, तो वो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा शांत। और सबको निकालिएगा तो अपने यानी ऑप्शन ए में हो जाएगा 7/14, जो है कि इसका दशमलव प्रसार आप निकालिएगा तो शांत आएगा, यानी इसका हर का निकालिएगा 2n × 5m का रूप आएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो आपको देखना है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी 2n × 5m का रूप नहीं होना चाहिए। तो 5/8 है तो आपको आ जाएगा 2n और 5n। 6/15 है तो आप इसको अगर कटाइएगा पहले तो 2/5 आ जाएगा, यानी भी हो जाएगा। 19/512, आप इसको 512 को अगर तोड़िएगा तो आ जाएगा क्या इसका 2n 5n, लेकिन
डी नंबर ऑप्शन में है जो 31/343, तो इसको नीचे का तोड़िएगा तो वो नहीं आएगा। 2 का पावर n 5 पावर m का रूप, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो गया डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 के अभाज्य गुणनखंड में 4 का घातांक है, 5 का घातांक क्या होगा? तो आप 400 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ सकते हैं, तो उसका जो तोड़िएगा तो 5 का केवल घातांक लिखना है और नहीं लिखना है, तो 4 आएगा। 5 का घातांक कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यानी 5 का घातांक यानी ऑप्शन सी में है क्या? 4, यानी इसका आंसर 4 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 तथा मौसर 130 15 का मौसर एक्स वाई हो तो एक्स वाई क्या होंगे? तो एक्स वाई आप अगर इसका देखिएगा, दोनों का मौसर इक्वल होने के तो दोनों का मौसर आप निकाल सकते हैं। इसका निकालिएगा तब भी 5 है और इसका निकालिएगा तब भी इसमें से ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन ए में है 15 10। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 में। रूट 125 का परिमेयकरण गुणांक क्या था? आप 125 का तोड़िएगा तो इसको लिख सकते हैं रूट 25 इंटू 5। तो आप देखिएगा तो इसका लिख सकते हैं 5√5, तो यानी केवल परिमेयकरण गुणांक रूट 5 होगा। तो आप 5√5 नहीं लिख सकते क्योंकि इसका केवल परिमेयकरण करना है, क्योंकि हमको रूट के बाहर निकालना था। रूट 5 से ही अगर इसमें आप गुना कीजिएगा तो उसका आ जाएगा परिमेय संख्या, तो ऑप्शन में हो जाएगा सी। और बहुत बच्चे डी लगा देंगे, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 12। निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य है? यानी इसमें देखना है कि दोनों का एचसीएफ आप निकालने पर 1 आना चाहिए। तो आप अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 और 16 का एचसीएफ निकालेगा तो 1 आएगा, यानी ऑप्शन ए में दिया गया है 9 16। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रैखिक बहुपदों में शून्यकों की संख्या होती है, तो आप जानते हैं रैखिक बहुपदों में शून्यकों की संख्या होती है 1। कितना होती है? 1 होती है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होगा, तो ऑप्शन सी में है। और द्विघात का 2 होता है, त्रिघात का 3 होता है। इसी अगला प्रश्न चलिए देखिए। अगला प्रश्न में है बहुपद x-1 का शून्यक है। तो आप अगर x-1 का शून्यक निकालिएगा तो x-1 शून्यक निकालने का आप लोग बराबर 0 लिखना पड़ता है। तो x बराबर उस साइड जाएगा तो बराबर हो जाएगा माइनस है तो +1, यानी x बराबर 1 ऑप्शन ए में ही है, x बराबर 1। चलिए अगला प्रश्न तो किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। तो शून्य का पहले तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। अल्फा और बीटा का मान दिया है, 2 शून्य का दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होगा। तो आप लोग जानते हैं दोनों का मान निकाल कर आप लोग अगर द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर उस फॉर्मूला से आप निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका x² - 3x - 28, यानी ऑप्शन सी में हो जाएगा x² - 3x - 28। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक द्विघात बहुपदों में शून्यकों का योग तथा गुणनफल, इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया है। क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा दिया है। अल्फा प्लस बीटा दे दिया गया है, उसमें अल्फा बीटा दिया था, इसमें अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 5, और अल्फा इंटू बीटा भी दिया है। कितना दिया है? 6। तो इसका द्विघात बहुपद उसी फॉर्मूला से हो जाएगा, तो x² - 5x एवं +6 हो जाएगा। x² - 5x +6, यानी ऑप्शन बी में ही दिया गया है, तो हो जाएगा इसका। आप इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। ऐसा प्रश्न बहुत अच्छे तरह से आता है। अगर सभी ऐसा प्रश्न देखना चाहते हैं साइंस मैथ अदर सब्जेक्ट का भी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते थे, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि सभी दोस्त आप जान सके कि कैसा प्रश्न आने वाला है तथा कौन कौन सा टाइप का आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है। यदि बहुपद y² - 6y + 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, तो आप लोग को फॉर्मूला बताएं। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है, आप लोग पढ़े ही होंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो c/a, तो c का मान है 8, क्या है? c का मान है 8, अब a का मान है 1, तो 8/1 यानी 8, ऑप्शन ए में है 8। आप लोग -8 नहीं देखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए सब देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। fx = 3x² - 7x + 2, तो f-1 का मान होगा। तो f-1 जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको -1 रखना है। तो -1 का स्क्वायर करता है 3 - 7 - 4 और +2, क्या आ जाएगा? 3 इंटू -1 का स्क्वायर किया तो +1 आ जाएगा, तो 3 - 7 + 2। तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्या ऑप्शन आ जाएगा? 12।
क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस है, 7 3 10 2 12, क्या हो जाएगा 3, अब माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2, आप इसको ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य का, आप लोग जानते हैं कि शून्य को निकालने के लिए इक्वल 0 लिख दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा केवल 3 प्लस हो जाएगा, और जब स्क्वायर हटता है तो रूट में चला जाता है तो प्लस माइनस रूट अंडर 3 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस रूट अंडर 3 ऑप्शन बी में ही दिया गया है, तो जिसको आप टिक लगा सकते हैं यानी वो हमारे में भर सकते हैं। 20 में निम्नलिखित में कौन 6x माइनस 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल है। तो आप इसका दोनों का हल निकालिएगा तो क्या आएगा, यानी आप लोग समीकरण सीखे होंगे उस इक्वेशन से निकाल देगा। उससे आसान मेथड है कि आप लोग जो कि ऑप्शन दिया गया है उसको मान रख के ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिएगा 6 और 6 रखिएगा तो 0 आएगा ही नहीं, तो 2 और 6 रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 12 इक्वल 0, यानी ऑप्शन इसके लिए सेटिस्फाइड है। और इसमें रखिए 10 2 20 20 12 32 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी में दिया गया एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 6। हम देरी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं होता है और भी सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, इसलिए अगला प्रश्न है यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 और 12x प्लस 9y बराबर 15 समानांतर हो तो p का मान क्या होगा। तो ऑप्शन में दिया गया है ए बी सी। तो आप लोग समानांतर के लिए जानते हैं, आप उसको अगर हल कीजिएगा तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3, ऑप्शन में बी में ही दिया है 3। 22 नंबर क्वेश्चन है समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। तो अनगिनत हल होने के लिए आप लोग निकाल सकते हैं, तो x बाई 5 और 2 बाई के, यानी x बाई 5 है तो 1 बाई 5 हो जाएगा इसका, और 1 बाई 5 आना चाहिए इक्वल में, तो 1 बाई 5 है तो यहाँ पे फिर 1 बाई 5 लाना है। तो आप लोग को देखिएगा 2 है और 2 बाई के है इक्वल क्या लाना है हमको 5, तो सीधे आप अगर उसको सॉरी के बाई 2 लिखेंगे, के बाई 2, तो इसको आप 1 बाई 5 और 2 बाई के, 1 बाई 5 इक्वल 2 बाई के, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो तिरक गुना कीजिएगा के इक्वल टू आ जाएगा 10, के इक्वल टू 10 ऑप्शन डी में दिया गया है, आप लोग इसको कर सकते हैं सॉल्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो आप लोग ऑप्शन में दिया है 4, इसमें से द्विघात समीकरण आपको सब सॉल्व करना है, और जिसका मैक्सिमम पावर 2 आएगा x का वही द्विघात होगा। तो आप इसको अगर सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा इसका आंसर बी में आ जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग सॉल्व करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल 0 पी डज नॉट इक्वल 0 के मूल हैं। तो मूल का फार्मूला आप लोग जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है, लेकिन यहाँ पे ए का मान p है, ए का मान क्या है p दिया है, और b का मान दिया है q, और c का मान दिया है r। आप इस फार्मूला पर बैठा सकते हैं, तो आप अगर इसको बैठाइएगा तो ऑप्शन आ जाएगा माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटा 2p, यानी ऑप्शन बी में ही दिया गया है। इसको सॉल्व करके आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल 0 के मूलों की प्राकृतिक होगी। तो आप लोग जानते हैं मूलों की प्राकृतिक के लिए तो आप d का मान निकालना होगा बी स्क्वायर माइनस, तो d इक्वल निकालिएगा तो आप लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac कीजिएगा, तो 6 साइड 36 में से 24 घटाइएगा तो आ जाएगा, यानी इसका मूल जो आप लोग अगर निकालिएगा तो आ जाएगा वास्तविक तथा असमान, क्योंकि d जो होता है 0 से बड़ा होता है और यहाँ पे तो इसका वास्तविक जानते हैं वास्तविक तथा असमान, ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का आप लोग फार्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आप लोग निकालिएगा तो माइनस बी बटा ए, तो इस फार्मूला से आपने कहा तो माइनस बी यानी माइनस 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 बटा 3 यानी 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है 6। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ए डज नॉट इक्वल 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो
इसमें चारों ऑप्शन में कौन होंगे, तो यानी दिया है अल्फा जो होगा इसके उल्टा होगा बीटा के। तो साफ आप लोग सीधे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 1। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला सी बाई ए इक्वल क्या दिया गया है 1 आया है आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी इक्वल 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी में सी इक्वल टू 1 यानी सी बराबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समानांतर श्रेणी 1/2 1 3/2 2 2 का 15वां पद क्या होगा। तो आप लोगों को कोई भी पद का निकालना हो तो उसमें से एक घटा लीजिएगा, यानी 15वां पद है तो ए प्लस 15 में से गया 14d, और आप लोग डी का मान निकालना जानते हैं, ये जो होता है 1/2 है। इस फार्मूला से आप लोग अगर निकालिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 15/2, यानी ऑप्शन बी में है 15/2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है। आप लोग को सीधे आपको सबका डी निकालना है, जिसका डी इक्वल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो आपको अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 10 आपको पहले देख लेना है, IQ से ही मालूम चल जाएगा। 4 10 है तो इसका 6 आ जाएगा, अब 15 10 है तो 5 आ जाएगा, यानी इसका डी इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी में समानांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सार्वअंतर, यानी सार्वअंतर जो होता है डी होता है, तो ए बराबर 9 दिया गया ही है और डी बराबर क्या दिया गया है -3 दिया गया है। तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल यानी S12 का मान निकालना है, यानी n का मान आपको 12 रखना है। तो आप अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो कर सकते हैं, तो आएगा -90, यानी ऑप्शन सी में हो जाएगा। S12 यानी n का मान 12 रखना है, तो ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समानांतर श्रेणी 17 34 51 डॉट 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 का कौन सा पद 170 है, यानी ए बराबर तो आपको मालूम है पहला पद आएगा 17, डी इसका निकालिएगा तो भी 17 आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी, और ए एन जो होता है अंतिम पद ए दिया गया है 170। तो आप लोग जानते हैं 17 दहाँ के 170 आएगा, प्लस 17 उसमें से घटा लेंगे, 10 में से एक जाएगा 9, सीधे 9 का पद हो जाएगा, ऑप्शन ए में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समानांतर श्रेणी 51 48 45 डॉट डॉट 6 में पदों की संख्या क्या है। तो आप लोग जानते हैं ये फार्मूला जानते हैं, ए बराबर 51 हो जाएगा, डी इक्वल टू इसमें माइनस आ जाएगा 3, और ए एन इक्वल यानी अंतिम पद क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, जो कि एन बराबर -6। इस फार्मूला से आप लोग एन का फार्मूला ए प्लस एन -1 डी से फार्मूला से निकालिएगा लो, तो इसमें एन की मान निकालना है। तो अगर आप इसमें एन का मान निकालिएगा तो आ जाएगा 16, यानी ऑप्शन बी में दिया गया है 16। 33 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं कितनी हैं। तो आप लोग जानते हैं 0 और 50 के बीच विषम संख्या जो कि 2 से डिवाइड ना हो, तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 5 7 डॉट 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 49 तक चला जाएगा, 50 के बीच में ही रखना है। तो आप इसके ए बराबर 3 लिख सकते हैं, डी बराबर तो जानते हैं 2 हो जाएगा, और ए एन क्या हो जाएगा अंतिम पद 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49। तो अब एन का फार्मूला से अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन आ जाएगा 24, यानी सी में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर √15, बी सी बराबर 1, तो ए सी का तथा ए सी बराबर 4 भी दिया गया है, तो tan ए बराबर, तो आप लोग जानते होंगे जहाँ समकोण त्रिभुज है तो इसमें यहाँ पे जो हो गया समकोण त्रिभुज मान लिए, यहाँ पे हो गया ये हो गया बी हो गया और सी हो गया, तो ए बी का मान √15 दिया है, और इसका क्या दिया है बी सी का मान 1 दिया है और ए सी का मान 4 दिया है। तो tan क्या कर रहा है ए, यानी ए भुजा के लिए एक जो हो जाएगा क्या होता है लंब बटा आधार, तो 1/√15 आ जाएगा, यानी 1/√15 जो कि ऑप्शन सी में है, आप लोग मार दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कौशिक थीटा बराबर के, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। कौशिक थीटा बराबर क्या दिया गया है के, तो कॉस थीटा का मान, तो आप इससे लंब आधार मालूम है सब आपको उसको कर सकते हैं। तो आप अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन आ जाएगा √k² - 1/k। चलिए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, 1/sec थीटा किसके बराबर होता है। तो 1/sec थीटा, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, कॉस ऊपर जाएगा तो सीधे cos थीटा ऑप्शन में दिया गया है, आप लोग जानते हैं फार्मूला भी याद किए होंगे। फिर देखिए cot x इंटू tan x किसके मान होता है, आप लोग फार्मूला याद किए होंगे, sin इंटू cosec 1, cos इंटू sec 1, cot इंटू tan 1, यानी 1 का बराबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि cos थीटा बराबर 1/2, तो cosec थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, cos थीटा बराबर होता है
आधार बटा कर्ण, यानी आधार का मान 1, कर्ण का मान 2, तो कौशिक थीटा का मान यानी कर्ण बटा लंब का मान निकालना है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा सी में √3/2। क्या आ जाएगा? √3/2। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सेक थीटा प्लस कौशिक थीटा का मान क्या होगा? तो आप लोग मान रख लेना है। तो सेक 45 प्लस कौशिक 45, अगर इसको आप करिएगा तो ऑप्शन 2√2 आ जाएगा, क्योंकि सेक 45 का मान होता है √2 और कौशिक 45 का भी मान होता है वहीं √2, तो 2√2 आ जाएगा इसका आंसर, यानी 2√2 आ जाएगा, ऑप्शन डी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि √3 tan a - 3 = 0 तो ये किसके बराबर होगा? तो आप लोग जानते हैं जो एक साइड किया जाएगा तो √3 tan a बराबर क्या आ जाएगा? 3। तो tan a बराबर 3/3 √3, तो इसका परिमेयकरण करें तो √3 केवल आ जाता है। √3 किसका मान होता है? आप लोग जानते हैं tan 60 का मान होता है, जो कि ऑप्शन 20 में दिया है 60 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेक 35 डिग्री बटा कौशिक 55 डिग्री। तो आप लोग सेक को भी तोड़ सकते हैं, कौशिक को भी तोड़ सकते हैं। कौशिक को तोड़िएगा तो सेक 35 आएगा, तो इसको आ जाएगा सेक 35 बटा सेक 35, यानी 1 आ जाएगा, कटेगा तो 1 का स्क्वायर किया तो 1, यानी ऑप्शन सी में हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है? तो आप लोग जानते हैं जो इसमें 1 होता है वैल्यू 0 से 90 के बीच में, तो cot 45 का मान 1 होता है, तो इसका 1 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 का मान तो आप सब लोग याद किए होंगे, सभी बच्चे याद किए होंगे। बताइए क्या होगा? 1/2, यानी ऑप्शन 1/2 बी में है, 37 का मान होता है। क्या हो जाएगा? 1/2। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौशिक स्क्वायर -1, कौशिक स्क्वायर थीटा -1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर इसको आपको दिया है cos स्क्वायर -1, यानी इसमें माइनस से अगर गुना कर देंगे, और तो इसमें भी तो माइनस से करना होता है, यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन ए में है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 - सेक स्क्वायर थीटा गुने कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप इसको अगर गुना कीजिएगा तो कॉट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं, सभी बच्चे बताइए क्या आ जाएगा? ऑप्शन निकालिए इसका। तो इसमें आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा इसमें आपको वैल्यू नहीं मालूम चल पाएगा, तो आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए जहाँ एक प्रश्न गलत है या इसका ऑप्शन क्या होगा। चलिए 45 आप लोग को ही बनाना है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। साइन एक्स इंटू कॉट साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का मान क्या होता है? तो साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा को अगर तोड़िएगा तो क्या हो जाता है? कॉस बटा साइन। क्या आता है? कॉस बटा साइन, साइन कट गया तो सीधे कॉस बचेगा, कॉस अल्फा, यानी ऑप्शन बी में दिया है कॉस अल्फा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि थीटा बराबर θ/5 बराबर 12, तो यानी थीटा आप लोग इसको निकाल लीजिएगा तो 60 आएगा। क्या आएगा? 60। तो 3 इंटू कौशिक स्क्वायर, 3 गुने कौशिक 60 का मान क्या होता है? आप लोग बताइए। तो कौशिक 60 का मान 1/2, तो 1/2 का कीजिएगा तो 1/4, यानी 3/4 ऑप्शन में दिया गया है। कौशिक 60 सॉरी होता है, केवल होता है इसका 3 इंटू कौशिक 60, क्या हो जाएगा? कौशिक आप लोग 7 हो जाएगा, तो 7 कौशिक 60 का मान क्या होता है? यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आप लोग कीजिएगा। कौशिक 60 का मान 1/2 नहीं होता है, आप लोग यहाँ पे गलती हो जाएगा। √3/2 यानी 2/3 होता है। क्या होता है? 2/√3, तो इसका स्क्वायर तो 4/ क्या आ जाएगा? 3। तो 3 इंटू 3 से 3 कट गया, तो यानी ऑप्शन 4 यानी सी में है, जो कि आंसर हो गया सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि साइन एक्स जो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x का मान क्या हो जाएगा? तो आप ये बहुत अच्छा प्रश्न है, जो कि 2 और 3 नंबर में ही देखा जाता है। तो आप इसको अगर निकालेगा तो इसमें साइन कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? साइन कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा इसका 1 प्लस साइन एक्स इक्वल क्या दिया है?
1। तो और इसमें भी सॉल्व कीजिएगा तो कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप इसको साइन का टर्म में तोड़िएगा तो इतना ही आएगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक ही होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कोसेक 60 का मान क्या होता है। तो ये सभी बच्चे बचा सकते हैं। जो कोसेक 60 का होता है सीधे जो होता है कॉस 30 का उल्टा हो जाएगा, यानी सेक 30 का उल्टा, यानी ऑप्शन ए में दिया गया सेक 30। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। चलिए ये भी प्रश्न अच्छा है। तो कॉसेक थीटा का मान तो आप लिख सकते हैं इसको एक्स माइनस एक्स प्लस कॉट थीटा, इसको लॉन्ग पी बाई बी करके आप लोग मान निकालिए और इसका बताइए 50 का आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सेक स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 60 प्लस 1 का मान क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या आ गया 2, यानी ऑप्शन बी हो गया 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग 52 नंबर है, जो कि कॉट 90 माइनस ए। आप लोग को 50 ही बनाना है, लेकिन हम सभी प्रश्न का हल करा दे रहे हैं आप लोग को। इसमें से 100 में से 50 केवल सॉल्व करना ही नहीं, जो आप लोग को 100 को 100 ही सॉल्व कर देना है। ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग केवल 50 ही कीजिएगा लो, और उसको आगे सब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिएगा लो। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कॉट 90 माइनस ए क्या होता है। तो कॉट 90 माइनस ए तो फॉर्मूला ही है, सीधे होता है टेन है, ऑप्शन डी में है। क्या है, ऑप्शन डी में ही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, 2 tan, यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए 30 डिग्री, क्या होना चाहिए 30 डिग्री। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan 30 डिग्री, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आएगा यहाँ पे साइन 60, और उसका आप लोग ये फार्मूला नहीं पढ़े होंगे, साइन 2a, इस फार्मूला होता है साइन 2a बराबर 2 tan a माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इस फार्मूला से आप लोग भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यदि 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो गया, आप लोग जानते हैं लोग। तो इस तरह बना देंगे, इस तरह बना देंगे, और इस कोण का मान निकाल देंगे, जो कि सब कुछ दिया है 6 और 2/3। तो इसका मान निकालिएगा तो आप लोग क्या आ जाएगा, tan से निकाल सकते हैं, tan थीटा बराबर। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा थीटा बराबर 60 डिग्री, क्या आ जाएगा 60 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें, किसी मीनार की ऊंचाई 15 है, यानी ऊंचाई कितना हो गया 15, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और उसका उन्नयन कोण कितना दिया गया है 60 डिग्री दिया है। तो कह रहा है कि इसकी छाया की लंबाई यानी इसकी लंबाई निकालनी है, तो इसका भी आप tan 60 रख कर निकाल सकते हैं। तो tan 60 का मान हो जाएगा, तो आप उसमें √3 आ जाएगा, तो 15√3 ऑप्शन जो कि बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है। जो कि दोनों अक्ष जहाँ कटान करती है यहाँ पे जैसे, तो इसको क्या कहा जाता है 0 0 रहता है, जिसका मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, मूल बिंदु। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, बिंदु -6 -8 किस पाद में स्थित है। तो माइनस और माइनस जो होता है कि तृतीय पाद में स्थित रहा है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि तृतीय पाद में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मूल बिंदु P साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी की फार्मूला आप लोग जानते हैं, x स्क्वायर √x² प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो एक समान साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 रूट क्या आ जाएगा 1 1 का वर्गमूल 1, यानी 1 इकाई हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदुओं R11 और S-15 के बीच की दूरी है। तो दोनों के बीच की दूरी का आप लोग फार्मूला आप जानते हो, x2 लिखिए पहले x1, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इसी में होता है, जो कि प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला से आप लोग सॉल्व कीजिए, तो इसका जो ऑप्शन आएगा 2√5 आएगा, जो कि सी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। तो यानी जो y का मान है 8, देखिए किस में नहीं है, तो इसमें डी नंबर जो ऑप्शन है जिसमें y का मान 1 है, तो इस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोग को 50 ही प्रश्न बनाना है, केवल 50, क्योंकि 50 में दिया गया था। आप लोग ऊपर पढ़ के भी बता देगा, आप लोग क्वेश्चन 15 मिनट पढ़ने के लिए देता है, अच्छा से पढ़िएगा। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। तो प्रथम चतुर्थांश में जो होता है
क्या होता है आप लोग जानते हैं, प्लस प्लस, जो कि ऑप्शन ए में ही है, प्लस और प्लस में। अगला प्रश्न आइए देखा जाए, बिंदु ए 5, 6 और y अक्ष से लंबिक दूरी, तो y अक्ष से जो लंबिक दूरी, तो x का मान तो यानी 5 इकाई हो जाएगा, लंबवत यही 5 होगा, तो दूरी उसका 5 इकाई हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिंदुओं m -2 10 और n -8 12 से मिलने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियम। अगर आप लोग मध्य बिंदु का जानते हैं फॉर्मूला, x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो इस फार्मूला से आप लोग तो -8 + -2 10 -10 -5 और 12 -5 12 जो होता है ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि हो जाएगा। इस फार्मूला से आप लोग कोई भी निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त का व्यास छोरों का निर्देशांक 6 - 8 और -6 8 हो तो वृत्त का निर्देशांक क्या है। तो आप लोग जानते हैं जब अपोजिट है तो वृत्त का जो होता है केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है, तो x1 + x2 में यानी मध्य बिंदु निकाल लीजिए, तो वही फार्मूला इसके पहले वाला से x1 + x2/2 वाला फार्मूला से आप लोग निकाले और y1 + y2, तो आप लोग देखिएगा निकालेगा तो 0 0 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं टाइम को बचाते हुए। बिंदु ए बराबर क्या है, ए का मान दिया है 3 4 और बी का मान P1, मूल बिंदु से समदूरस्थ हो तो पी का मान क्या हो, यानी मूल बिंदु यानी 0 0 क्या है, मूल बिंदु का मान 0 0 होता है, तो मूल बिंदु से 0 0 से समदूरस्थ दोनों बराबर दूरी पे हैं, तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन में है +-2√6, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, बिंदु A08 B6 12 और C -16 -4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोग जानते हैं निर्देशांक का जो दिया है जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है, तो आप लोग 1/2 x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2। इस फार्मूला पे आप x1 x2 x3 का मान y1 y2 y3 का मान रख के निकालेगा तो 4 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। क्या ऑप्शन डी में दिया गया है 4 नंबर। अगला प्रश्न क्या है देखिए, बिंदु ए 4 - 3 तथा बी 9 7 से मिलने वाले रेखाखंड को 3:2 की अंतर विभाजित करने वाली y का निर्देशांक है। तो आप लोग इसमें प्रश्न ऐसा आता नहीं है, लेकिन देखिए कुछ प्रश्न में मिस्टेक भी लग रहा है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन को भी और उसको भी। तो m1 + m2 आएगा तो 3 + 2 तो आएगा ही नीचे हमेशा, m1 x2 3 × x1 का मान है 4, इसमें देखिए 3 × 4 और इसमें दिया है m1 x2, तो 9 होगा, 3 × 9 + m2 x1, तो 4 × 2 और यहाँ पे फिर दिया है, तो अंतर विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे इससे आप लोग फार्मूला से निकाल लीजिएगा, इसको बताइए क्या आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यदि त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण ए + कोण सी = 112 हो तो बी, तो आप लोग जानते हो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, दो कोण मिलकर 120 है, तो तीसरा कोण 60 ही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में AB/DE/BC/FD यहाँ पे दिया गया है। देखिए आप लोग BC/CD नहीं दिया, FD दिया है, तो इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो आप लोग निकाल लीजिएगा, तो अच्छे से इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा B × B = D, आप लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और BC/QR = 1/5, तो एरिया ऑफ PQR/ABC, तो आप लोग जानते हैं दोनों का स्क्वायर कर देता है तो एरिया निकलता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, ऑप्शन जो में 1/25। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, tan 90 - a, तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला ही है, तो cot A हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीधे cot A। अगला प्रश्न देखा जाए, दी गई आकृति, यहाँ पे आकृतियाँ दिया गया है, DE समानांतर दिया है BC के और AD = 5 दिया है, DB = 6, AE = 8 और EC का मान निकालता है, दोनों का अपन तो यानी 5/6 अपन इक्वल टू हो जाएगा 8/x, तो x का मान आप लोग निकालिएगा, तो 5x = 48, तो x = 48/5, तो इसको दशमलव में निकाल दीजिएगा तो 9.6, ऑप्शन सी में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदा समान रहता है, इसमें किस नए तथ्य पर में है, ये तो सीधे होता है,
तो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत जो कि थेल्सपर में से निकलता है। चलिए अगला प्रश्न, हम किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है? तो आप लोग जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ऑप्शन बी में हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दी गई आकृति पीए तथा पीबी दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि ए पी ओ बराबर 40 डिग्री, तो ओ ए बी क्या होगी? तो चलिए आप लोग देखते हैं। तो इसको आप लोग फिगर को देखिए, यहाँ पे दिया गया है और इसका आंसर आप लोग बताइए कि हाँ क्या होगा। 75 का जो आंसर है क्या होगा आप लोग बताना है, ऑप्शन में बताइए कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न है। दी गई आकृति क्यू, यहाँ पे दिया देखिए, दी गई आकृति दिया गया है क्यू ओ आर वृत्त का व्यास है तथा पी क्यू बराबर पी आर, तो पी क्यू आर बराबर क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं समान भुजा के सामने का कोण भी समान होता है, तो उससे आप लोग निकालिएगा तो इसका आ जाएगा 25 डिग्री। क्या आ जाएगा? 25 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण बी ओ सी बराबर 110 डिग्री, तो सी ए ओ क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कि जब एक कोण है 180, तो दो कोण को मिला के 90 होगा, तो आर स्पर्श रेखा की लंबाई जब बराबर होती है तो सामने का भुजा भी बराबर होगा, नहीं तो 90 में 2 डिवाइड कर 45 आएगा, यानी 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखा जाए। बिंदु टी से किस वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर और टी की दूरी 13 है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो आप लोग जानते हैं जो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के फॉर्मूला से आप लोग, जिसमें इसमें कर्ण का मान 13 हो जाएगा, तो लंबाई 12 है तो उसको 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कीजिएगा तो रूट 25 आएगा, यानी जिसका 5 आ जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा, तो ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दी गई आकृति में ओ वृत्त के केंद्र है तथा कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री, तो ओ क्यू आर क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं जो कि उसके दुगुना होता है हमेशा, तो जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है 120 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर। आंकड़े 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60, 65 का परिसर क्या होगा? देखिए आप लोग ये 9th में पढ़े होंगे, जो कि आता है, यानी परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा इसका क्या है? 84 है। क्या है? 84। क्या है? 84। और माइनस निम्न सीमा 15 है, तो इसको आप लोग घटाइएगा तो 69 है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, याद रखिएगा। 1 2 3 डॉट 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 एन का समानांतर माध्य क्या होगा? आप लोग ये बहुत बार पढ़े होंगे, 9th में ही पढ़े होंगे, तो आप लोग इसको बताइए कमेंट में आंसर क्या होगा। इसको हम नहीं बताने वाले हैं। 82 में क्या है? यदि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 3 माध्य हो, तो आप लोग जानते हैं 3 गुने एमओ बराबर, मतलब 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 3/2 होता है, फॉर्मूला होता है, ऑप्शन बी में है 3/2 फॉर्मूला ही है, तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है। 12, 13, 11, 14, 12, 13, 15, 11, 13 की बहुलक क्या है? तो बहुलक आप लोग जानते हैं जो ज़्यादा बार आया तो वहीं बहुलक होता है, जो कि 13 जो है 3 बार आया, जो इसका बहुलक हो जाएगा सी 13। ऐसा प्रश्न आता है हमेशा हर साल। यदि 7, 9, 13, 15 एक्स का माध्य 10 हो, तो एक्स का मान क्या होगा? आप लोग जानते हैं सभी का जोड़ के जितना अंक है, यानी 1 2 3 4 5 है, तो उसका कीजिएगा, तो यानी 7 + 9 + 13 + 15 + एक्स बाई सब का 5 करेंगे = 10 लिखेंगे, तो इससे आप निकालिएगा तो देखिएगा एक्स का मान आ जाएगा 6, ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? आप लोग जानते हैं हर साल आता है। किसी घटना का अधिकतम मान होता है प्रायिकता का 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा हो तो वो नहीं हो सकता है प्रायिकता। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित से कौन सा घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए आप लोग यहाँ पे आ ही गया वैसा प्रश्न, कौन सी प्रायिकता घटना नहीं होगी? तो 1 से ज़्यादा नहीं होगा, जिसका आप लोग निकालेगा 13/12 का, तो 1 से ज़्यादा आएगा, जिसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 की गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक पासा को फेंका जाता है तो 6 उसकी घटना हो सकती है, जिसमें 2 का गुणज 3 बार आएगा, तो 3/6 कीजिएगा, जिसका घटाइएगा तो 1/2 ऑप्शन आ गया, तो जो कि ऑप्शन हो गया ए। 88 नंबर प्रश्न है।
अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है तो इसका लाल रंग आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप लोग जानते हैं लाल रंग 26 होता है उसमें, जो कि 26/52 टोटल होता है। तो 26/52 कीजिए तो 1/2 आ जाएगा, ऑप्शन ए में हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखा जाए, दो न्याय संगत सिक्कों उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दो सिक्कों को उछाला जाता है तो उसका 4 हो जाएगा आने की घटना, तो 4 आएगा। तो इसमें कह रहा है कम से कम एक शीर्ष, जो इसमें शीर्ष आता है क्या होता है, एक जो होता है हेड जो होता है केवल उसमें शीर्ष यानी टेल नहीं आएगा, हेड होगा नहीं आएगा, तो एक नहीं आएगा तो 3 आएगा ही, तो 3/4 जिस ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिमाण। तो 3 सिक्कों की उछाल में आप लोग जानते हैं परिमाण होता है 8, क्या होता है 8 टू का पावर n टू का पावर 3 टू द 4 इंटू 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग 8 का त्रिभुज, इसको भी सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 4:5 है तो इनको क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी R1/R2 बराबर 4/5 है तो इनको क्षेत्रफलों का स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 16 रेशियो 25 16:25 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, यदि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर यदि इसका भुजा क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूला से आप लोग अगर इसका निकालिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए में दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्त के परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर हो तो ऑप्शन 4 दिया गया। तो आप लोग अगर 2πr1 + 2πr2 बराबर 2πr, तो 2πr तो कॉमन हो जाएगा तो 2π कट गया, तो R1 + R2 बराबर R हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है R1 + R2 बराबर R। अगला प्रश्न था, यदि शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन। तो आप लोग जानते होंगे जहाँ त्रिज्या में होता है R², क्या होता है R², क्या होगा R² और गुने ऊंचाई केवल ऊंचाई होता है R, तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 और 3 27, यानी क्या आ जाएगा 27, यानी 27 ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, R त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग इस फॉर्मूला यहाँ तो जानते हैं 3πr² कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, शंकु के छिद्र का आयतन क्या होगा। ये भी फॉर्मूला 1/3πh इंटू बड़ा R स्क्वायर प्लस बड़ा R इंटू छोटा प्लस छोटा R स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, उस समानांतर श्रेणी का सर्वांतर होगा जिसका A18 और A14 बराबर 32 हो। तो आप लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं, A18 है तो A + 17D माइनस ए आप प्लस माइनस ए 13D, तो ये तो कट गया, तो 17 में से 13 गया, 4D बराबर 32, तो D बराबर 32/4 यानी 8, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप इसको फॉर्मूला से सॉल्व कीजिएगा, R निकाल लीजिएगा तो इसका 5544 आएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 100वां है जो आप बनाइएगा लोग। देखिए क्या दिया है, बेलन का ऊंचाई 14 और बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 है तो इसका आयतन। ये प्रश्न आप लोग बना के कमेंट कीजिए। चलिए आप लोग को ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्टिव है वो भी बता दें। देखिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, जो कि 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से केवल 15 ही प्रश्न का उत्तर देना है आप लोग को, केवल 15 प्रश्न का। आप लोग 30 नहीं बना, जो इसमें 15 आप लोग को ईजी लगे वो बना लीजिएगा। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है 1 2, तो आप लोग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हम इसमें बता दे रहे हैं। चलिए आगे देख लीजिए, सब 9 10 11 12 13 प्रश्न यहाँ पे 14 15 16, केवल 15 ही प्रश्न को आपको उत्तर देना है, सभी प्रश्न का नहीं देना है। तो यहाँ पे कितना प्रश्न है 30 प्रश्न है, जिसमें आप लोग को 15 प्रश्न का उत्तर ही केवल देना है। चलिए अब आगे देखिए, फिर 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय जो कि 5 नंबर का प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। 31 से 38 प्रश्न है जिसमें केवल 4 ही प्रश्न देना है, जो कि 31 में देखिए आरेख दिया है, 32 दिया है हाइट एंड डिस्टेंस का, 33 भी दिया है, 34 भी दिया है, 35 और 36 37 और 38, केवल इसमें से 4 प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे और अपना जो सही
आप लोग को ईजी लगे वो बनाइएगा और उसके बाद छोड़ दीजिएगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा और भी ज़रूरी चीज़ जो कि साइंस का और अदर सब्जेक्ट का जानना चाहते हैं और ये पक्का आने वाला ही प्रश्न हम बताते हैं, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और ऐसे ऐसे प्रश्न जानने के लिए हमेशा आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।